जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and from today April 1 onwards you will have pre-secure session in both English and SMH। प्री सिक्योर का ये जो सेशन है इसमें मैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके लिए एक्सप्लेन करता जाऊंगा एमसीक्यू के हेल्प से। बेसिकली प्राइमरली इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों को यूज करते हुए, पर साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एसएमएस मीडियम में यूपीएससी की या एपीएससी की या बाकी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो के साथ जैसे पहले इंग्लिश में पीडीएफ अटैच होता था, अब सेम इसी कंटेंट का एसएमएस ट्रांसलेशन भी अटैच होगा। तो आप एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के थ्रू सुन लीजिए, समझ लीजिए। जहां पर भी दिक्कत हो, स्पेशली मैं अपने एसएमएस स्टूडेंट से बात कर रहा हूं कि जहां भी तुम्हें दिक्कत हो, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो कि सर ये टॉपिक में दिक्कत हो गई, आप हमें फिर से समझा दीजिए। राइट, पीडीएफ आपके साथ अटैच रहेगा, तो आप उसको ओपन करके पढ़िएगा। दिक्कत होगी फिर भी तो मुझसे जरूर पूछिएगा। अब आज से प्री सिक्योर हमारे इंग्लिश मीडियम और एसएमएस मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली अवेलेबल रहेगा। सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है एनपीटी के ऊपर, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर। अभी यूएस ईरान इजराइल जो वॉर चल रहा है ना, वहां पे ये न्यूक्लियर से ही इस वॉर की शुरुआत हुई थी। यूएसए और इजराइल के ये एलिगेशंस थे, अभी हम इसको एलिगेशंस ही मान सकते हैं क्योंकि ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। एंड दैट्स वाई न्यूज में ये एनपीटी आ गया। अब हम इससे रिलेटेड क्या हमारे लिए सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। द सेकंड टॉपिक वुड बी अरब लीग। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अरब लीग न्यूज में ना आया, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज अरब लीग की भी बातें हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, एमसीक्यू की हेल्प से। थर्ड टॉपिक होगा एक स्पीसीज जो कि न्यूज में मेंशन है, जंगल कैट। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस देखना है, क्या इसके नेचर्स होते हैं, किस रीजन में पाया जाता है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। और ये सब कुछ ना आपके लिए एसएमएस पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा। राइट, दैट शुड बी रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू कि ये आपके पास एसएमएस में सेम ये कंटेंट अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो पीडीएफ ओपन करके। द फोर्थ टॉपिक वुड बी इंडियन कॉफी। इंडियन कॉफी की क्या वेराइटीज हैं, कब इंडियन कॉफी का ओरिजिन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन आईएनएस डूनागिरी इंडियन नेवल शिप डूनागिरी है, तो ये इंडिया के नेवल पावर को कैसे इंप्रूव करेगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद होंगे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और आज के लिए आपके न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द एनपीटी। आप यहाँ न्यूज़पेपर में द हिंदू में देख सकते हो, ईरानियन पार्लियामेंट मल्स पॉसिबल एग्जिट फ्रॉम न्यूक्लियर ट्रीटी। अब ईरानियन पार्लियामेंट और ईरान की जो लॉबी है, ईरान के जो लीडर्स हैं, वो ऑब्वियसली यूएसए और इजराइल के साथ लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, पर साथ ही साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बात भी कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इनरिचमेंट का काम किया था और कोई भी हमारा ऐसा पर्पस नहीं था कि हम वेपन्स डेवलप करें मास डिस्ट्रक्शन के। खैर, क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, हम एनपीटी न्यूज में रहा तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज। पहला स्टेटमेंट एनपीटी से रिलेटेड क्या, और ये डिटेल में आपके पास कंटेंट है, सेम यही कंटेंट एसएमएस में भी अवेलेबल रहेगा पीडीएफ में। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या, द एनपीटी ऑफिशियली रिस्ट्रिक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स exclusively to countries that manufactured and exploded a nuclear device prior to January 1, 1967। कि एनपीटी जो है ना, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, ये रिस्ट्रिक्ट करती है न्यूक्लियर वेपन्स को, बट कुछ कंट्री को अलाउ करती है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे जनवरी 1, 1967 से पहले। और ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है गाइज, कि जिनके पास जनवरी 1, 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन्स थे ना, दे कैन कीप इट, बट इट इज प्रोहिबिटिंग अदर नेशंस जिनके पास 1967 से बाद आया। तो इंडिया ने इसी चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया कि अच्छा, फिर ये जो तुम P5 नेशन हो, यूएसए, यूके, चाइना और फ्रांस और रशिया वाले तुम रख सकते हो और हम लोग नहीं रखेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्शन का पॉइंट बन गया। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड क्या, इंडिया, पाकिस्तान, Israel and North Korea are the only United Nations member states that have never signed the NPT since its inception। यहाँ पे कुछ नेम सही हैं, बट नॉर्थ कोरिया नहीं। हाँ, नॉर्थ कोरिया जो वैसे गुंडा बना फिरता है, पर ये गुंडा ने भी एनपीटी साइन किया था। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल ने और एक और नेशन है, राइट, उसने साइन नहीं किया था। कौन नेशन हो गए ये देखिए, साउथ सूडान। बाकी सबने साइन कर रखा है, नॉर्थ कोरिया ने भी साइन किया था, फिर वापस भी हो गया, फिर वापस से इसने ज्वाइन भी कर लिया। ओके, third statement, the treaty contains a specific legal provision allowing signatory states to withdraw by providing a 3-month advance notice if extraordinary events jeopardize their supreme interest। ट्रीटी ये भी बोलता है कि अगर आपने एनपीटी साइन की तो आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, राइट, स्पेशल लीगल प्रोविजन से, अलाउइंग सिग्नेटरी टू विड्रॉ। अच्छा, हम एग्जिट की बात नहीं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं विड्रॉ की। कि ट्रीटी ये बोलता है, स्पेशल प्रोविजन इसमें मेंशन्ड है कि जो भी नेशन से मेंबर नेशंस, इफ दे साइन एंड दे वांट टू विड्रॉ फ्रॉम इट,
देन 3 महीने का एडवांस नोटिस उन्हें देना पड़ेगा। तो ईरान अगर अभी एनपीटी से बाहर होने की सोचेगा तो 3 महीने का एडवांस नोटिस देगा पहले फॉर्मली, और फिर उसके बाद बाहर हो सकता है। इस डिटेल को हम याद रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द डायरेक्ट मैंडेट ऑफ द एनपीटी इन 1970। अब ये स्टेटमेंट वैसे गलत है, और आगे भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि IAEA जो है ना वो पहले से बना हुआ था, वो एनपीटी के अकॉर्डिंग नहीं बना है। एक्चुअली IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ना एनपीटी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करवाने का काम करेगा। ओके, इट हैज नॉट कम अकॉर्डिंग टू एनपीटी, राइट? तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 ओनली। अगर हमें इनकरेक्ट ढूंढना होता तो हम बी 2 एंड 4 को चूज करते हैं। करेक्ट या इनकरेक्ट क्या चूज करना है इसको ध्यान दीजिएगा। आ जाइए एनपीटी के ऊपर। सो एनपीटी, जिन देशों ने एनपीटी को लॉन्च किया, स्पेशली वो जो P5 नेशंस थे, यूएसए यूके, है ना, यूएसए यूके, हमारा पड़ोसी चाइना, और फिर फ्रांस और यूएसएसआर रसिया, इनका यही टारगेट था कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना वो सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो, उससे वेपन्स ना बने। 3 पिलर्स पे एनपीटी को बनाया गया। नॉन प्रोलिफरेशन मींस नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एग्री नॉट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, कि जब कोई देश इसको साइन करेगा ना तो वो क्या करेगा? न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं करेगा। देन सेकंड क्या हो गया इसका पिलर? सेकंड स्ट्रेटजी क्या? डिसआर्मामेंट, कि अगर आपने एनपीटी साइन किया है और पहले से आपके पास वेपन्स थे तो आप क्या कर दोगे? उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। ठीक है, चलिए डिसआर्मामेंट करेंगे। पीसफुल यूज एक्नॉलेजेस द इनएलिएनेबल राइट ऑफ ऑल पार्टीज टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। पीसफुल यूज, अब एनपीटी हमारा ये भी बोलता है कि एनपीटी साइन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट पीसफुल पर्पस के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट उतना ही करेंगे जो सिर्फ रिएक्टर के काम आएगा। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी इंक्लूड किया गया। तो उन स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बताया गया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन जनवरी 1 1967 से पहले थे। मतलब हमारे ये नेशंस यूएसए, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। बाकी नेशंस के लिए प्रोहिबिटेड रहा। जब इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप इस एनपीटी को ज्वाइन करें, तो इंडिया ने बोला कि भैया ये तो फ्लॉड एंड डिस्क्रिमिनरी है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप हैव और हैव नॉट वाला कैटेगराइज बना रहे हो। जिन देशों के पास पहले से न्यूक्लियर पावर था, अब आगे आप उन देशों को रोक रहे हो, जैसे इंडिया को या बाकी नेशंस को रोक रहे हो कि नहीं तुम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सकते। अरे हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास अब वो एक्सपर्टाइज है, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, इजराइल ने भी नहीं किया है, और साउथ सुडान ने भी नहीं किया। ईरान अगर एग्जिट करता है तो ये पहला नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया एक्सीडेड टू द ट्रीटी इन 1985 बट ऑफिशियली विड्रॉ इन 2003। 2003 में नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे 3 मंथ का आपको नोटिस देना पड़ता है आर्टिकल एक्स मतलब आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग, कि अगर किसी भी देश को बाहर होना है तो 3 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। हम आईएईए की बात कर ले तो आईएईए एक एनर्जी एक एजेंसी है जो कि एनपीटी से पहले आई, क्योंकि एनपीटी कब आता है? 1967 में ना। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये 1957 से ही एग्जिस्टेंस में है, जिसका पर्पस है सेफ एंड सिक्योर यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यस, देन आईएईए एनपीटी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक वॉचडॉग के रूप में, एक गार्जियन के रूप में काम करेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अरब लीग की हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट नेबिल फैमी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग। नाइब फैमी नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनने वाले अरब लीग के। आफ्टर स्टेट्स अप्रूव इजिप्ट्स नॉमिनेशन विल सक्सीड अबुल घेइत इन जून। तो यहाँ पर हमको एक तो फैक्ट मिल गया, डायरेक्ट फैक्ट। ये सिविल सर्विसेज में वैसा कम पूछा जाता है, बट बाकी एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं, कभी हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी पूछ ले। नए सेक्रेटरी जनरल का नाम हमें मालूम पड़ गया। अब अरब लीग क्या है, हम जरा उसके बारे में जानें। पहला स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है आपको, करेक्ट नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 प्रायर टू द फॉर्मल क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द अरब लीग्स ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडेड इजिप्ट, इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया एंड ट्रांस जॉर्डन। अब ये स्टेटमेंट को सही आंसर करने के लिए ना आपको पहले यहाँ पर डिटेल्स जानने जरूरी है। इस मैप को भी देखोगे तो भी इस स्टेटमेंट का आंसर कर पाओगे कि बिल्कुल इसका फॉर्मेशन मार्च 1945 में हुआ, बट फाउंडेशन करने वाले कौन कौन से नेशन थे? तो इजिप्ट, इराक, ट्रांस जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया एंड सीरिया। बाकी नेशंस ने बाद में ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया, राइट। सेकंड, in the Supreme Council of League, a member state's voting power is distributed proportionally based on its geographic size and population demographic. Actually wrong. Actually में ये जो अरब लीग है, इस अरब लीग में सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है? काउंसिल ऑफ लीग के पास। और जितने मेंबर्स हैं ना, उन मेंबर्स के पास एग्जैक्टली 1 वोट होता है।
मतलब हर मेंबर नेशन के पास, ये जो मेंबर नेशन आपको दिख रहे हैं, इजिप्ट है, इराक है, ट्रांस जॉर्डन है, लेबनान है, सऊदी अरेबिया है, इन सबके पास एक एक वोट होंगे। इनकी एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया नहीं मायने रखती है कि आपके ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। हर मेंबर स्टेट को एक वोट मिलेगा, और जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ये डिसीजन बाइंडिंग होगा ऑन दोज मेंबर्स हु हैव एक्सप्लिसिटली वोटेड फॉर देम। मतलब मेंबर नेशंस को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तब जाकर उनके ऊपर डिसीजन बाउंडिंग होगा। सो अरब लीग में एक ये यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है कि जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो सारे नेशंस की वोटिंग जरूरी है, तब जाके वो नेशंस उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। दैट इज अ फ्लॉ, ये एक प्रैक्टिकल फ्लॉ है अरब लीग के साथ। ओके, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, इक्वल वोट है। थर्ड क्या है, इंडिया करेंटली होल्ड्स परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस विथ द अरब लीग एंड रिसेंटली होस्टेड द 2026 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली। अब ये एक करंट डेवलपमेंट है जो यहाँ पर देखो मैंने मेंशन कर रखा है कि रिसेंटली भारत ने क्या किया, न्यू दिल्ली मीटिंग यहाँ पर होस्ट किया है। इंडिया के हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो India's engagement began with 2002 MOU evolving into Arab India Cooperation Forum, and from then India है परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंडिया के पास परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है, स्पेशली 2002 से इंडिया और ये जो अरब लीग है इसके रिलेशंस इंप्रूव होते जा रहे हैं। हमने कई पार्टनरशिप, हमने कई एमओयू साइन किए हैं। रिसेंटली न्यू दिल्ली में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, सेकंड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अरब लीग की। दिल्ली डिक्लेरेशन है जो अरब पीस इनिशिएटिव की तरफ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए है। इकोनॉमिक टारगेट्स भी रखे हैं बिकॉज वी हैव गुड इकोनॉमिक रिलेशन विथ मोस्ट ऑफ द अरब नेशंस। हमारे अरब नेशंस के साथ अच्छा रिलेशन रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था, सेकंड रॉन्ग है। Fourth, decisions adopted by the Council of the Arab League are universally and legally binding on all 22 member states, regardless of their individual voting stances. ये बिल्कुल गलत है, ये मैंने अभी तुम्हें समझाया कि डिसीजन तब बाइंडिंग होते हैं जब वो मेंबर नेशंस वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। नॉट करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा 2 and 4 ओनली, बिकॉज यही दोनों इनकरेक्ट थे, 1 and 3 करेक्ट थे। अब अरब लीग के फॉर्मेशन की हम बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको मार्च 1945 में स्टेब्लिश किया गया था, राइट। मतलब ये यूनाइटेड नेशन से ना थोड़ा पहले का है एस्टेब्लिशमेंट इसका। यूनाइटेड नेशंस मार्च 1945 से पहले, यूनाइटेड नेशंस के एस्टेब्लिशमेंट से पहले है। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें तो कायरो इजिप्ट में पड़ता है, और इजिप्ट इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है कायरो में। इसका सॉरी, इसका मैंडेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी अरब लीग के मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, सो दैट दे कैन वर्क टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अरब रीजन्स। अरब रीजन्स के पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स को इंश्योर कर सके, यही इस अरब लीग का टारगेट है। करेंटली इसके मेंबर नेशंस की बात करें तो 22 मेंबर नेशंस हैं जो कि इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ईरान एंड टर्की, दे आर दो लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट रीजन, बट दे आर नॉट मेंबर्स। ये चीज हम याद रखेंगे क्योंकि अभी करंट न्यूज में ईरान है, टर्की भी न्यूज में रहता है, तो आपको याद रखना है कि ईरान और टर्की अरब लीग का मेंबर नहीं है। 22 मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं वो आप एक बार मैप में देखिए, लिस्ट बना लीजिए, फाउंडिंग मेंबर कौन है वो ध्यान रखिए, बट ईरान एंड टर्की नहीं है। बाकी यहाँ पर वोटिंग किस तरह से होती है, वोटिंग राइट क्या है, इंडिया का क्या स्टैंड है, वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, आप इसको टाइम टू टाइम बस रिवाइज करते जाना। थर्ड हमारा क्वेश्चन था जंगल कैट के ऊपर। द हिंदू में आप एक स्पीसीज को देख रहे हो, और यूपीएससी को और स्टेट पीसीएस को ना द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के इन स्पीसीज से बड़ा प्यार होता है कि चलो हम इसी पे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका क्या में काम क्या है कि आप इस स्पीसीज के सारे डिटेल्स मालूम करो, इसका आईयूसीएन स्टेटस मालूम करो, ये आपका टारगेट है, यही आपका टास्क है। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या, द जंगल कैट is a strictly nocturnal predator that thrives predominantly within dense evergreen forest canopies and heavily modified urban landscape across India। अब ये स्टेटमेंट में कुछ कुछ चीजें तो पहले से मेंशन है जिससे कि गलत होने के चांसेस बनते हैं, बट फिर भी हम जरा इसके डिटेल्स देखें। क्या डिटेल्स देखेंगे कि इसकी एक्टिविटी क्या है। वैसे तो हमारा जो जंगल कैट है वो सेक्रेटिव होता है, उसको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए हेविली पॉपुलेटेड रीजन में तो वो शिकार नहीं करेगा। वही वो एक पॉइंट है जिससे भी आप गलत कर सकते हो, बट आप यहाँ प्री सिक्योर में पढ़ रहे हो तो याद रखोगे कि ये ना नॉकटर्नल नहीं है, मतलब ये रात को ज्यादा काम नहीं करता है। ये तुम लोगों की तरह है जो दिन में अपना काम ज्यादा करता है, हम इंसान दिन में ज्यादा करते हैं ना, ये अर्ली मॉर्निंग में या लेट आफ्टरनून में शिकार पे निकलता है। ये रात को जागने वाला उल्लू नहीं है। डाइट की बात करें तो ऑब्वियसली कार्निवोरस है, पर ये ना लार्ज एनिमल्स को नहीं खाता। ये क्या खाता है, रोडेंट्स को, लिजर्ड्स को, फ्रॉग्स को, स्नेक्स को, कभी कभी किसी पोल्ट्री को या बकरी बकरी को पकड़ के खा लेता है। दैट्स वाई इसका इकोलॉजिकल रूल भी अच्छा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ये चूहों से
मेंढक से इनसे बचाने का काम करता है। कौन? हमारा वाइल्ड कैट। आईयूसीएन स्टेटस भी देखो यहाँ पर मेंशन है, क्या है? लिस्ट कंसर्न, मतलब आईयूसीएन भी इसके नंबर को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं है, एंड दैट्स वाई एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है कि इसके नंबर स्टेबल्स हैं। उसी की बात आज द हिंदू कर रहा था कि भाई आईयूसीएन को इसको लिस्ट कंसर्न से अब शायद थ्रेटन्ड कैटेगरी में डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके नंबर कम होते जा रहे हैं। इवन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इसको शेड्यूल 2 में रखता है, शेड्यूल 1 में नहीं। हालांकि शेड्यूल 2 में भी जो एनिमल्स है उनकी हंटिंग और ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। मतलब अगर तुमको अपने घर के आसपास कहीं वाइल्ड कैट दिख गया तो तुम ज्यादा जोश में मत आ जाना कि चलिए हम उसका शूटिंग कर लेते हैं सलमान खान बन के, वैसा नहीं करना है। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब ये आंसर हमको आराम से मालूम पड़ गया कि 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, हम आंसर चूज कर लिया हमने, क्या? डी। पर फिलहाल 2 पढ़ लेते हैं। इट जनरली प्रेफर्स ओपन नेचुरल इकोसिस्टम, एग्रो पास्टरल हैबिटेट्स, वेयर इट प्लेज अ वाइटल इकोलॉजिकल रोल बाय कीपिंग एग्रीकल्चरल rodent पॉपुलेशन इन चेक। बिल्कुल, जो rodents होते हैं जैसे खरगोश है, चूहा है, नेवला है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हार पहुंचा सकता है, उसको खाने का ये काम करता है। सो दैट्स वाई इसी इकोसिस्टम में ये पाया जाता है। 2 करेक्ट है। यही हमारा वाइल्ड कैट के बारे में हमें पढ़ना है। वाइल्ड कैट, इसको स्वैम्प कैट या रीड कैट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग लेग्ड एंड द लार्जेस्ट इन द फेलिस स्पीसीज। ये जो फेलिस स्पीसीज की कैटेगरी में ना, ये लार्जेस्ट माना जाता है फेलिस स्पीसीज की कैटेगरी में। ठीक है, जहां तक हम इसकी बात करें कि इसके फिजिकल ट्रेट्स क्या है, तो फिजिकल ट्रेट्स के लिए ये पिक्चर देख लो, ऐसा ही ये देखने में मिलता है। ये डिटेल्स भी यहाँ मैंने मेंशन कर रखे हैं। ग्लोबल रेंज, इट मींस इट इज, ये इंडिया के अलावा बाकी नेशंस में भी मिलता है। इजिप्ट में, सेंट्रल एशिया में, हमारे पड़ोस में नेपाल में, चाइना में, वहां पर भी मिलता है। इंडिया में ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में मिलता है। आपको बंगाल में, आसाम में भी कुछ दिख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। डेंस फॉरेस्ट में ये रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में रहेगा तो इसको टाइगर से डर लगेगा, है ना, ये दिक्कत भी है। ये डेंस फॉरेस्ट में नहीं, ये कहाँ रहना पसंद करता है? सेमी एरिड रीजन में, जहां पर खेती पॉसिबल हो सके, जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड हो, जहां पे ये अपना शिकार कर सकेगा। हेवली मॉडिफाइड अर्बन फॉर रीजन भी ऑब्वियसली इसको पसंद नहीं होंगे, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। हेवली मॉडिफाइड अर्बन रीजन में हम लोग रहते हैं, हम लोग जैसे इंसान रहते हैं, रणबीर कपूर जैसे एनिमल रहते हैं, है ना। चलिए, फोर्थ टॉपिक, इंडियन कॉफी। इंडियन कॉफी, द हिंदू में एक आर्टिकल छपा किसके ऊपर? अमिड द वेस्ट एशिया क्राइसिस, सी रूट डिसरप्शन हिट इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट्स टू द रीजन, यूरोप एंड यूएस। यहाँ पे आप एक वर्कर को देख सकते हैं। ये वर्कर क्या कर रही है? कॉफी बीन्स कलेक्ट करने का काम कर रही है। क्या तुमने कभी कॉफी गार्डन्स देखे हैं? टी गार्डन्स तो यहाँ पे आसाम में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफी कॉमन है। कॉफी गार्डन अगर तुम कभी घूमने गए हो तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो हमारे कॉफी का जो एक्सपोर्ट है ना, वो यूएस में और बाकी नेशंस में काफी ज्यादा होता है, यूरोप में भी काफी ज्यादा होता है। बट वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से डिस्टर्ब है, तो वहां पे इनकी डिमांड में अभी थोड़ी कमी आ गई है, एक्सपोर्ट भी कम हुआ है। अब हम इंडियन कॉफी की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी बाय बाबा बुडान, हु प्लांटेड द इनिशियल बिल्स इन द चंद्रगिरी हिल्स ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका। ये एकदम सही बात है गाइस। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है कि बाबा बुडान नाम के एक सूफी सेंट थे, जिन्होंने 17th सेंचुरी में कॉफी बीन्स लाए थे। एक स्मगलिंग रूट बुलाया जाता है, इन्होंने स्मगल नहीं किया था, ये एक्चुअली स्मगलिंग रूट है जिसको इन्होंने फॉलो किया था। राइट, वहां से ये कॉफी बीन्स लेकर आते हैं और इसको ना अपने ही घर के जो कोर्ट यार्ड था, आंगन के पीछे में, चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटक में प्लांट कर देते हैं। पहले उसको मैसूरी एस्टेट के नाम से बुलाया जाता था। अभी रिसेंटली में ये जो रीजन है ना, जहां पर इन्होंने कॉफी बीन्स प्लांट किया था बाबा बुडान ने, उसको बाबा बुदानगिरी हिल्स के नाम से भी बुलाते हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा कल्चर भी हो गया, सूफीजम और कॉफी किस तरह से रिलेट हो गया, है ना। चलिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है भैया। दूसरा क्या? द क्रॉप थ्राइव्स इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बट इज हाईली रेजिलिएंट टू प्रोलॉन्ग्ड फ्रोस्ट एंड स्टेगनेंट वाटर। तुमको लगता है कि कॉफी या टी जैसा कोई भी प्लांट है वो स्टेगनेंट वाटर में सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। राइस थोड़ी है कि स्टेगनेंट वाटर में सरवाइव करे, है ना। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इससे। The Coffee Board of India is a statutory body established under the Coffee Act 1942 and operates under the administrative control of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. एक्चुअली यहाँ पे एक गलती क्या हो गई, स्टेचुरी बॉडी तो है पर ये ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम नहीं करता है, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग हमारा। ओवरऑल दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेचुरी बॉडी है जिसको कॉफी एक्ट 1942 के अकॉर्डिंग बनाया गया, बट इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यही छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है और मेंस में वैल्यू एडिशन में काम करना है। जैसे यहाँ पे ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि अच्छा कॉफी को कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो 15 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्लाइमेट। लेकिन ये ना स्नोफॉल को, फ्रॉस्ट को, स्टेगनेंट वाटर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। किस सॉइल में उगेगा? तो सॉइल रिच इन ह्यूमस, आयरन एंड कैल्शियम होना चाहिए, मतलब अच्छा फर्टाइल सॉइल होना चाहिए।
राइट। टोपोग्राफी क्या है, तो जो एलिवेटेड हिल्स होते हैं 600 से 1600 मीटर तक के, राइट, सी लेवल से ऊपर, वहां पर इनका कल्टीवेशन होता है। दैट्स वाई इंडिया के जो सदर्न पार्ट्स हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, वहां पर आप कॉफी कल्टीवेशन काफी अच्छा दिखोगे, क्लाइमेट भी अच्छा है वहां पर। आंसर मिल गया आपका। आंसर क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट ओनली टू, है ना, ओनली टू ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 एंड 4 करेक्ट। ठीक है, चलिए। इंडिया में हम कॉफी के प्रोडक्शन की बात करें तो कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, देन केरला एंड तमिलनाडु कम्स। तो कर्नाटका सबसे ज्यादा 71% तक कॉफी प्रोड्यूस करता है, फिर केरला और तमिलनाडु भी आता है। आपके होम स्टेट में कॉफी का प्रोडक्शन होता है या नहीं, आप ये चेक कर सकते हो। प्राइमरी स्पीसीज की बात करें तो वी हैव टू मेजर स्पीसीज, अराबिका एंड रोबस्टा। रोबस्टा सबसे ज्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है, डिजीज रेसिस्टेंट भी होता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो दिस सेक्टर इज हाईली लेबर इंटेंसिव। जैसे यहाँ टी कल्टीवेशन में ज्यादा लेबर की जरूरत होती है ना, वैसे ही कॉफी कल्टीवेशन में भी खूब लेबर की जरूरत होती है। एंड दैट्स व्हाई अराउंड 2.5 लाख स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स दे आर एसोसिएटेड, दे आर इन्वॉल्वड इन कॉफी कल्टीवेशन। मतलब अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी रूरल रीजन में या कॉफी कल्टीवेटेड रीजन में प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा कॉफी कल्टीवेशन। ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो इंडिया का रैंक 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में है, और अच्छा खासा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। 80% तक तो हम अपने कॉफी कल्टीवेशन का एक्सपोर्ट ही कर देते हैं। दैट्स वाई हमारे यहाँ कॉफी महंगी मिलती है। राइट। खैर, वैसे चाय पसंद वाले लोगों को कॉफी वैसे भी थोड़ी ज्यादा महंगी लगेगी, मेरे जैसे इंसान को, वी आर टी लवर पर्सन, कड़क चाय वाले। खैर, कॉफी पीना भी अच्छी बात है। 4.5% शेयर इंडिया वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का इंडिया के पास है, सो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग में ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 80% तक कॉफी एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसमें इटली खुद 20% तक तो इटली में ही कंज्यूम हो जाता है। मतलब यूरोपियन नेशंस में काफी ज्यादा इंडियन कॉफी की डिमांड्स है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज अबाउट आईएनएस दुनागिरी। आईएनएस दुनागिरी, आप पीआईबी जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है करंट अफेयर्स का, वहां पे आप आईएनएस दुनागिरी का अपडेट देख सकते हो कि आईएनएस दुनागिरी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। नाम आईएनएस दुनागिरी है, मतलब यहाँ पर आत्मनिर्भरता, इंडिजीनियस जो मेड इन इंडिया है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या, आईएनएस दुनागिरी इज ए स्टिल्थ फ्रिगेट ऑफ नीलगिरी क्लास डिजाइंड इंडिजीनियसली बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। देखिए, ये स्टेटमेंट ना करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स भी मैंने मेंशन कर रखा है कि आईएनएस दुनागिरी क्या है। तो ये एक स्टिल्थ फ्रिगेट है कि ना ये स्टिल्थ वे में पास करेगा और दुश्मन का जो सोनार है उससे डिटेक्ट नहीं होगा, राइट, अवॉइड करेगा सोनार को। इसका जो प्रोडक्शन, इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो इसकी बिल्डिंग हुई है, कहां पर इसको कंस्ट्रक्ट बिल्ड किया गया है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स इन कोलकाता से। इंडिजीनियस भी हो गया, डिजाइन भी इसका इंडिजीनियस है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इंडिया में ही डिजाइन किया गया है। इससे पहले भी आईएनएस दुनागिरी को यूज किया जाता था, ये उसी का री इनकारनेशन है, मतलब उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है बाबू, तो प्रोजेक्ट का नाम है 17A, याद रखना है आपको। प्रोजेक्ट 17A एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे हम आईएनएस दुनागिरी जैसे बाकी फ्रिगेट्स, बाकी डिस्ट्रॉयर बनाने का काम कर रहे हैं, जो इंडिजीनियस भी हों, और ताकि इंडियन नेवी के जो भी डिमांड्स हो कॉम्बैट रेडीनेस के लिए उसको फुलफिल कर सके। इस आईएनएस दुनागिरी के हम प्रोपल्सन सिस्टम की बात करें, कौन सा इंजन लगा हुआ है, मतलब सिंपल शब्दों में, तो यहाँ पे डीजल एंड गैस दोनों इंजन या दोनों टाइप के प्रोपल्सन प्लांट को यूज किया गया है। डीजल इंजन से इसकी जो क्रूजिंग है वो अच्छी हो सकती है, और गैस टरबाइन से ना ये हाई स्पीड में मूव कर सकता है। सो इन आईएनएस दुनागिरी वी हैव बोथ डीजल एज वेल एज गैस इंजन, याद रखिएगा इस चीज को। यूजुअली आपको कंफ्यूज किया जाएगा ये देखकर कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम है, बट नहीं, यहाँ पे कौन सा प्रोपल्सन सिस्टम है, डीजल इंजन एंड गैस इंजन प्रोपल्सन सिस्टम। ठीक है, ओके, चल। सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग क्योंकि न्यूक्लियर प्रोपोजल सिस्टम नहीं है। थर्ड क्या है, प्रोजेक्ट 17A रिप्रेजेंट्स एन अपग्रेड ओवर द प्रीवियस प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स एंड बोस्ट्स अप्रोक्सीमेटली 75% इंडिजीनियस कंटेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट 17A जो है इट रिप्रेजेंट्स एन अपग्रेड ओवर द प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास एंड बोस्ट अप्रोक्सीमेटली 75 इंडिजीनियस कंटेंट। एकदम सही बात है, प्रोजेक्ट 17A का यही टारगेट है, प्रोजेक्ट 17A का, कि हम ना इंडिजीनियस कल्चर को इंडिया में नेवल वॉरफेयर में भी इंक्लूड कर सके। टारगेट रखा गया कि 75% तक इंडिजीनियस कंटेंट ही यूज होगा, डिजाइन में भी, उसके प्रोडक्शन में भी। दूनागिरी की बात करें तो दूनागिरी में और प्रोजेक्ट 17A के अंदर बाकी जो बनाए जा रहे हैं डिस्ट्रॉयर्स या फ्रिगेट्स, तो कभी ब्रह्मोस यूज किया जाता है, रडार सिस्टम भी इंप्रूव्ड है, रडार एंड सोनार सिस्टम इंप्रूव यूज किए जाते हैं,
आर्टिलरी भी पहले से बेहतर है। तो आपको ये सारे के सारे याद नहीं करने हैं, बस इनको एक बार पढ़ लेना है कि अच्छा ये सारी चीजें इंक्लूड है, मीन्स जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो सकती है उसको इंक्लूड किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो कल मैंने जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सूफीज्म पे ऊपर। कहा गया था कि इनमें से कौन से प्रैक्टिस सूफीज फॉलो करते थे। पहला स्टेटमेंट क्या है, मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ। अब देखो सूफीज्म क्या है याद रखो, वैसे आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में भी मैं पढ़ाऊंगा। सूफीज्म ना भक्ति मूवमेंट है इस्लाम का। आप जैसे यहाँ पे श्रीमंत शंकर देव की बात करते हैं, आप बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, आप बात करते हैं कबीर की, आप बात करते हो मीराबाई की, इन सब ने अपने ब्रेथ पे कंट्रोल रखे, अपने माइंड पे कंट्रोल रखे, मेडिटेट करके भगवान को अपने प्रीतम के रूप में याद किया। वही यहाँ सूफी सेंट भी करते थे, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या, सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइज इन अ लोनली प्लेस, ये भी सही कि इन अ लोनली प्लेस में एकांत में अपने आप को इन्होंने रखना जरूरी समझा कि हम राजा के महल में नहीं रहेंगे, एस्थेटिक एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे, ये भी करेक्ट। थर्ड, रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस, ये भी करेक्ट है कि अपने ऑडियंस के बीच में इन्होंने ये टारगेट रखा कि हम अपने ऑडियंस को प्रे के थ्रू, अपने ऑडियंस को सॉन्ग के थ्रू, अपने ऑडियंस को डांस के थ्रू अपने प्रियतम से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से मिलाने का काम करेंगे। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, यही भक्ति मूवमेंट था इस्लाम का, सूफीज्म। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, ए पर्सन स्टूड इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज व्हिच वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट पॉइंट वेयर ही वाज स्टैंडिंग। ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन बट ही लोकेटेड द पोल स्टार। पोल स्टार का लोकेशन फिक्स रहता है गाइस, है ना, नॉर्थ में। द मोस्ट कन्वीनियंट वे हाउ टू रीच हिज विलेज इज वॉक इन विच डायरेक्शन। तो देखो उसको जाना किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। अब अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करें तो ऊपर में क्या हो गया, हमारा ऊपर में नॉर्थ हो गया, तो नीचे साउथ हो गया, इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, राइट, ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया। अब पर्सन को ईस्ट की तरफ जाना है, उसका गांव ईस्ट की तरफ है, उसने लोकेट कर लिया है कि नॉर्थ स्टार, पोल स्टार उसको मिल गया जो कि नॉर्थ में है। तो वो पोल स्टार को किस डायरेक्शन में रखेगा अपने ईस्ट में जाने के लिए, जरा बता दो। ये इधर जा रहा है, तुम इधर जा रहे हो, तो पोल स्टार तुम्हारे किधर है, लेफ्ट में है ना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्यों आंसर सी, बिकॉज नाउ ही विल कीप द डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट। जब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो पोल स्टार को अपने लेफ्ट में रखेगा और इस तरह से डायरेक्शन ढूंढते हुए अपने घर तक पहुंच जाएगा। पहले इसको यूज किया जाता था, ट्रेडर्स भी यूज करते थे, लोग भी यूज करते थे ट्रेवल के लिए, ठीक ना। सो सी इज करेक्ट आंसर, कोई डाउट इसमें नहीं, वेरी गुड, बुझी पैसा, फाइन। नाउ कम टू द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडे। ये आज का आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है मिक्स्ड फार्मिंग के ऊपर। आप इसको ट्राई करोगे आंसर करने का, करेक्ट ढूंढना है इनकरेक्ट ढूंढना है, ये बिल्कुल देखकर आंसर करना है। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाहौर सेशन से। अब ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, जिसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे, कल मैं इसे डिस्कस करूंगा। कल हम प्री सिक्योर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज ये जो भी मैंने डिस्कशन किया है ये आपके लिए एसएमईज में अवेलेबल रहेगा, तो आप एसएमईज में भी इस पीडीएफ को ओपन करके प्री सिक्योर के इस सेशन को रिवाइज कर सकते हो। इंग्लिश में तो बिल्कुल अवेलेबल रहेगा ही। ओके, सो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड इन योर स्टडी, फिर करंट अफेयर्स का भूत आपको कभी नहीं सताएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, वी विल मीट अगेन टुमारो, जय हिंद।